इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की कैरल दिखाई जाती है जो एक डॉक्टर थी और फिलहाल वो हॉस्पिटल के एक स्टोर में बंद है। चारों तरफ सामान और दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं और यहाँ वो ऐसी दवाई को ढूंढ रही होती है जिससे उसे नींद ना आए, क्योंकि अगर वो सो गई तो बहुत बुरा होगा। बाहर से बहुत सारे लोग दरवाजे को पीट रहे हैं क्योंकि वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन कैरल ने दरवाजे को बंद किया हुआ था। अब यहाँ चल क्या रहा था ये सब जानने के लिए हम चले जाते हैं कुछ दिन पहले के टाइम में। मतलब कहानी अब आ जाती है गुजरे हुए वक्त में, जहाँ हम देखते हैं कि काफी पुराना हवाई जहाज जमीन पर आते आते ही तबाह हो जाता है, जिसकी कई टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके गिरते हैं। अब जहाँ उस जहाज का बड़ा हिस्सा गिरा था वहाँ छानबीन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हिफाजती सूट पहनकर आ जाते हैं और पूरी जगह पर नाकाबंदी लगा दी जाती है। मतलब कि कोई भी आम इंसान को वहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। जब साइंटिस्ट जहाज के उस हिस्से को चेक करते हैं तो उन्हें उस पर छोटा सा एलियन क्रिएचर दिखता है जो हर तरह के माहौल में जिंदा रह सकता है, मतलब कम और ज्यादा दोनों टेम्परेचर में ही। अब जो इन सब चीजों की छानबीन कर रहा था यानी यहाँ का डायरेक्टर वो आता है और जब वो बाहर होता है तो एक बच्ची उसके पास आती है जो उसी जहाज का छोटा सा टुकड़ा उसे पकड़ाती है। अब इस टुकड़े पर भी वो छोटे छोटे एलियन क्रिएचर्स मौजूद थे और जैसे ही ये उस टुकड़े को पकड़ता है तो इसके हाथ पर वो काट लेते हैं जिससे इसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर जब वो घर जाता है तो आधी रात को हम उसका बहुत ही बुरा हाल देखते हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और चेहरा तो एकदम भयानक दिख रहा था। मगर अगली सुबह जब वो जागता है तो बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। वो फौरन अपनी वाइफ जिसे वो छोड़ चुका है उसे कॉल करता है, यानी कैरल को, जिसे हम शुरुआत में देख ही चुके हैं। वो कैरल से कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। वो कहती है तुम मुझसे नहीं मिल सकती, अब हम अलग हो चुके हैं। वो जवाब देता है वो मेरा बेटा है, मैं उससे मिल सकता हूँ, मेरा हक है। मगर कैरल उसकी बातों को नजरअंदाज करके फोन काट देती है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त जिसका नाम बेन है उससे मिलती है। वो भी डॉक्टर होता है। वो बेन को बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे बेटे से मिलना चाहता है मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उनसे मिले। तब बेन कैरल को समझाता है कि वो उसकी डैड है, उनका हक है, तुम नहीं रोक सकती। इसीलिए वो अगले ही दिन अपने बेटे को अपने हस्बैंड के घर छोड़ने जाती है। मगर यहाँ उनका बेटा अपने डैड को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसके डैड अब उससे बगैर किसी एक्सप्रेशंस यानी तासुरात की बात कर रहे थे। मतलब उनके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई इंसान है। जैसे इंसान बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसी कोई भी चीज उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो। फिर हम कैरल को देखते हैं जो घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो हल्का सा दरवाजा खोलती है जहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर अब भी चेन लगी हुई है। बाहर एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब कैरल को अजीब लगता है, इसीलिए वो कहती है आप इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में आई। और जब वो अंदर जा रही होती है तो वो आदमी चेन खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। तब उसे ऐसा करता हुआ कैरल देख लेती है और फौरन वापस आकर दरवाजे को बंद कर लेती है। अब दरवाजे के शीशे से वो आदमी कैरल को घूर घूर कर देखने लगता है। इसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। और आज ही कैरल ने इस आदमी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग देखे होते हैं जिनके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब वो अगली सुबह ऑफिस जा रही होती है, क्योंकि वो अपने रास्ते में इस तरह के ही बहुत सारे लोगों को देखती है जो आपस में बात नहीं कर रहे होते और बुत बनकर खड़े होते हैं। वो लगातार एक ही तरफ देख रहे थे और सीधा सीधा चल रहे थे। मतलब एक्सप्रेशंस इनके चेहरों पर भी नहीं थे। ये ना खुश थे, ना दुखी थे, ना किसी बात की फिक्र से ये परेशान थे और ना ही रो रहे थे। ऑफिस जाने के बाद वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करती है, जहाँ तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस तरह की ही बातें लिखी हुई थी कि जो हमारे अपने हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, उनका सलूक और सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपने दोस्त बेन से मिलने जाती है, जहाँ एक दूसरे डॉक्टर भी होते हैं जो इन्हें बताते हैं कि जो हवाई जहाज जमीन पर तबाह हुआ था उस पर बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स देखे गए थे और ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो एलियन क्रिएचर्स इंसानों के जिस्म में घुसकर पहले दिमाग को अपने कंट्रोल में करते हैं और बाद में पूरे जिस्म को अपने हिसाब से चलाते हैं। और जो भी उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार होता है वो ऐसा ही बेहिस बन जाता है। मतलब ना उसके अंदर कोई जज्बात होते हैं और ना ही कोई तासुरात।
ये सारी बातें जानने के बाद कैरल परेशान हो जाती है, इसीलिए वो फौरन अपने बेटे को लेने के लिए अपने हस्बैंड के घर जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड के घर में और भी लोग थे। वो कैरल को बताता है कि हमारा बेटा अपने दोस्त के घर गया है उसके साथ खेलने के लिए, इसीलिए कैरल उसके कमरे में जाकर उसका सामान बांधने लगती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और उसके हस्बैंड के घर जितने भी लोग थे वो सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो अपने हस्बैंड से पूछती है ये सब क्या है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है जब तुम सो जाओगी तो जागने की बात तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम एक काम करो हमारा साथ दो, बाकी तुम जैसी हो वैसी रहोगी, तुम्हारा दिल दिमाग जज्बात तासुरात जैसे हैं वैसे रहेंगे, हमारी तरह बदलेंगे नहीं। ये सब जानने के बाद कैरल समझ जाती है कि उसका हस्बैंड भी अब उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार हो गया है। वो काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हरे रंग की उल्टी कर देता है। मगर कैरल अपना मुंह साफ करके जैसी तैसी यहाँ से निकलती है और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो देखती है कि सामने एक ट्रक है जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं और ये भी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार बन चुके हैं। ये देख कैरल घबराते हुए अपनी गाड़ी पीछे की तरफ लेने लगती है, लेकिन पीछे भी एक गाड़ी थी जो उसकी गाड़ी में आके लगती है और अब कैरल गाड़ी के जरिए तो यहाँ से नहीं निकल सकती थी, इसीलिए वो फौरन उतरकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो सारे लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं। तो वो भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाती है और देखती है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से किसी के चेहरे पर भी कोई भी इंसानों वाले तासुरात नहीं है, मतलब वो सब भी एलियन क्रिएचर्स का शिकार है। कैरल को कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तभी उसके बेटे की वीडियो कॉल आती है जो उसे बताता है कि डैड मुझे कहीं ले आए हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जानकर वो परेशान हो जाती है और बस रोने ही वाली थी कि तभी उसके सामने बैठा लड़का कहता है कि बिल्कुल शांत हो जाओ, परेशान मत हो और रोना तो बिल्कुल भी मत। Don't show emotion. यानी कोई भी जज्बात तुम्हें नहीं दिखाने, वरना वो तुम्हें पहचान लेंगे और तुम पर हमला करके अपने जैसा ही बना लेंगे। जिसके बाद कैरल भी एकदम शांत बिल्कुल उनकी तरह ही रोबोट जैसा बनकर बैठ जाती है। मगर तभी यहाँ कुछ और लोग भी आते हैं जो एलियन क्रिएचर्स का शिकार थे और वो एक के बाद एक इंसान को अपने जैसा बना रहे थे। एक औरत जैसे उनको देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें धक्का देकर उन पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहाँ चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं, मगर एलियन क्रिएचर्स का शिकार लोग उन पर हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। बचती है तो सिर्फ कैरल जो किसी तरह यहाँ से निकलकर भाग जाती है और जब वो स्टेशन से निकल रही होती है तो अपने आसपास भी वो इन अजीब लोगों को देखती है, तो वो भी उनकी तरह ही बनकर चलने लगती है, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस भी इंसान के अंदर कोई भी जज्बात एहसासात हैं, मतलब अगर कोई हंस रहा है, रो रहा है, परेशान है, तो पुलिस उस इंसान को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है, क्योंकि अब पुलिस भी उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार हो गई है। अब यहाँ कैरल को पसीना आने लगता है, जहाँ तभी एक पुलिस वाला उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारे माथे पर पसीना आया हुआ है, You're sweating. They don't do that. वो तुम्हें पहचान लेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्योंकि ये पुलिस वाला भी दरअसल अभी तक नॉर्मल था, एलियन क्रिएचर्स का शिकार नहीं था। बस ये सिर्फ इस तरह से करके दिखा रहा था कि मैं भी उन एलियन क्रिएचर से इन्फेक्टेड हूँ, यानी उनका शिकार हूँ। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे को आवाजें लगाने लगती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो बेन के साथ उसे डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ वो इन्हें बताता है कि ये दरअसल एक तरह का वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। अगर किसी इंसान के जिस्म में ये वायरस चला गया और वो सो गया तो ये वायरस इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके पूरे जिस्म में फैल जाएगा, जिससे वो इंसान इसका शिकार हो जाएगा। यानी ये वायरस इंसान के जिस्म में जाकर तब तक अपना काम नहीं करता जब तक इंसान सो न जाए। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि इनमें से कोई भी ना सोए। आगे वो डॉक्टर बताता है कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक लैब है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन कैरल मना कर देती है कि मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अभी इनकी बात चल ही रही थी, मगर यहाँ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वायरस का शिकार हैं और वो पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी ये चारों चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर ये बिल्कुल उन लोगों की तरह ही खड़े हो जाते हैं। तभी कैरल देखती है एक औरत को पुलिस पकड़कर ले जा रही है जो चिल्ला रही थी। ये कैरल की ही मरीज थी और बार बार ये कह रही होती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर कैरल के दिमाग में एक सवाल उठता है कि अगर ये सो गई थी तो ये उस वायरस का शिकार क्यों नहीं हुई। इसके बाद वो डॉक्टर्स जो कैरल के साथ थे वो लैब की तरफ निकल जाते हैं, जबकि कैरल अपने दोस्त बेन के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब कैरल
कैरल बेन को भी वही बात बताती है जो उसके दिमाग में चल रही थी कि वो मेरी मरीज है, अगर वो सो गई थी तो अभी तक वो ठीक कैसे है, वो इस वायरस का शिकार क्यों नहीं हुई। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि ये उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट को चेक करेंगे। और फिर जब बेन उसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखता है तो पता चलता है कि उस औरत को दिमाग की एक बीमारी है जो चिकन पॉक्स के बाद होती है। ये बीमारी उस इंसान की दिमाग के एक छोटे से हिस्से पर असर डालती है। यही वजह है कि सोने के बाद भी वो इस वायरस का शिकार नहीं हुई। मगर ये बीमारी हर इंसान में नहीं होती, सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, जो एक जिल्द की बीमारी है। तब ये सुनकर कैरल कहती है मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था और जब बाद में हमने उसके टेस्ट करवाए तो उसे भी बीमारी हुई थी। इसका मतलब कि मेरा बेटा भी इस वायरस का शिकार नहीं हो सकता, वो पूरी तरह महफूज है इस वायरस से। इसीलिए तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है क्योंकि वो ठीक जो है। अब बेन अपने उसी डॉक्टर को कॉल करता है जो लैब की तरफ गया था और वो लैब में पहुंच भी गया था। बेन Yeah, we're here. You retorted to it. उसे बताता है कि जिस औरत को हमने देखा था जो चिल्ला रही थी, सोने के बाद भी वो इस वायरस का शिकार नहीं हुई क्योंकि उसे भी वो दिमागी बीमारी है। जो सुन फौरन डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि हम इस वायरस का तोड़ यानी एंटीवायरस बनाएं, मगर इसके लिए हमें उस औरत का खून और डीएनए चाहिए। क्या वो इस वक्त जिंदा है? बेन कहता है हमें उस औरत की जरूरत नहीं है, बल्कि कैरल के बेटे को भी वो दिमागी बीमारी है और अगर हम उस बच्चे को ले आए तो एंटीवायरस यानी वैक्सीन बन सकती है। तभी कैरल के पास उसके बेटे का मैसेज आता है जो बताता है कि डैड मुझे दादी के घर ले आए हैं। तो अब कैरल को पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ है, जिस बारे में वो बेन को भी बताती है। मगर बाहर इन्फेक्टेड लोग हैं, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तभी यहाँ कैरल को याद आता है, वो बेन को बताती है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर उल्टी कर दी थी और मुझे डर है कहीं मैं सो ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं सो गई तो वायरस मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। इसके बाद बेन पुलिस के कपड़े पहनकर गाड़ी के जरिए कैरल को एक जगह पर छोड़ देता है। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वो गाड़ी तेज चलाता है ताकि सब उसके पीछे आ जाए और कैरल यहाँ से निकल जाए। अब कैरल भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही चलकर एक ट्रेन में चढ़ जाती है जहाँ बैठे सारे मुसाफिर इस वायरस का शिकार थे एकदम शांत बैठे थे। वो सीधा एक वॉशरूम में चली जाती है और जब वो बाहर आती है तो वहाँ उसकी बेटे का दोस्त था। वो बताता है कि अब मेरी फैमिली नहीं रही। इसके बाद कैरल उसे लेकर ट्रेन से उतर जाती है। तब सामने उसका हस्बैंड खड़ा था जो उसे लेकर अपनी मॉम के घर आ जाता है, मगर यहाँ उसका बेटा नहीं होता। उसके हस्बैंड की मॉम भी इन्फेक्टेड थी। वो सब खाना खा रहे थे मगर कोई भी ये पहचान नहीं पाता कि कैरल इन्फेक्टेड नहीं है क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल उनकी तरह ही कर रही थी। इसी दौरान कैरल के पास उसके बेटे की कॉल आती है जिससे वो बहुत संभल कर बात करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो जाए। यहाँ बातों ही बातों में उसे पता चल ही जाता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ है। बहुत जल्द वो अपने बेटे के पास पहुँच जाती है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाती है। मगर उसका हस्बैंड और उसके आदमी उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं, इसीलिए उनका पीछा करने लगते हैं। तब कैरल और उसका बेटा भागकर एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहां उनके पीछे पीछे कैरल का हस्बैंड भी आ चुका था जो इन्हें देख लेता है। वो अपने ही बेटे को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी जज्बात नहीं थे कि ये मेरा बेटा है। मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, कैरल एक रॉड से हमला करके उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल के स्टोर में आ जाती है जहाँ बहुत सारी दवाइयाँ थी। फिर वो एक दवा को इंजेक्शन में भरकर अपने बेटे को देती है और कहती है कि अगर मैं सो जाऊं तो इसे मेरे दिल में लगा देना। फिर कैरल के पास बेन की कॉल आती है। ये उसे बताती है कि मेरा बेटा मेरे साथ है और हम एक हॉस्पिटल के स्टोर में हैं। बेन कहता है ठीक है, बहुत जल्द मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब कैरल को बहुत नींद आ रही थी मगर वो नहीं सो सकती थी क्योंकि सोने के बाद जब वो जागेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो गई होगी। लेकिन क्योंकि उसका बेटा थक चुका था इसीलिए वो सो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ नींद ना आने की दवा ढूंढना शुरू कर देती है और ये वही सीन है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बाहर से इन्फेक्टेड लोग दरवाजे को पीट रहे होते हैं अंदर आने के लिए, मगर वो दरवाजा नहीं खोलती। वो काफी घंटों से नहीं सोई होती इसीलिए अब उसे नींद आ जाती है। उसका बेटा जब ये देखता है कि मेरी मॉम सो गई है तो वो उस इंजेक्शन को कैरल के दिल में लगा देता है जिससे वो फौरन जाग जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं सोई थी। तभी यहाँ पर बेन भी आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। मगर बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि बेन भी अब उस वायरस का शिकार हो चुका है। तब वो जल्दी से उस पर गन तान देती है। बेन कहता है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा
था कि पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लो देख लो, इस वायरस की वजह से ऐसा हो भी गया, हर तरफ सुकून हो गया है। वायरस का शिकार लोग आपस में नहीं लड़ते क्योंकि उनके अंदर कोई जज्बात, कोई एहसास है ही नहीं, तभी तो हर तरफ सुकून का माहौल है। अब दुनिया से हर तरह की बुराई खत्म हो जाएगी। ये कहने के बाद वो दरवाजा खोल देता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाएं। तब कैरल रोते हुए पूछती है, मैं तो वायरस का शिकार हो जाऊंगी, मगर मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा? बेन कहता है, जो इस वायरस का शिकार नहीं हो सकते, हमारी इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। जिसके बाद वो सारे लोग उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब कैरल उन पर गोलियां चलाकर सभी को मार डालती है। साथ ही वो बेन को भी गोली मारकर उसे जख्मी करके अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाती है और गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से भाग जाती है। मगर अब बहुत सारी गाड़ियाँ उसके पीछे लग जाती हैं क्योंकि सभी उसे मारना चाहते हैं। तभी एक गाड़ी अचानक से आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो फौरन ही बेहोश हो गई थी। जिसके बाद वायरस का शिकार लोग चारों तरफ से उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, मगर इससे पहले वो गाड़ी का शीशा तोड़ते उसे होश आ जाती है और एक बार फिर वो गाड़ी चलाने लगती है। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है जो लैब में था। वो कैरल से कहता है, वैक्सीन बनाने के लिए हमें तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम कहाँ पर हो? तो वो उसे बता देती है कि मैं कहाँ हूँ। जिसके कुछ वक्त के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो भी यहाँ आ जाता है और कैरल को बिल्डिंग के छत पर आने का कहता है। तब कैरल लिफ्ट के जरिए अपने बेटे को लेकर छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो छत तक पहुँच जाती है। तब डॉक्टर हेलीकॉप्टर में उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सब कैरल की बेटे को लेकर लैब में आती है। उसकी डीएनए और खून की मदद से इस वायरस का तोड़ यानी वैक्सीन बना ली जाती है। जिसके बाद एक एक करके सभी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद तकरीबन सभी ठीक हो जाते हैं, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि जब वो इन्फेक्टेड हुए थे तब उन्होंने क्या किया था। मतलब पुरानी कोई भी चीज उन्हें याद नहीं थी। उनमें से एक बेन भी था जिसने कैरल से शादी कर ली थी। यही कैरल के बेटे का दोस्त भी था जो कि इनके साथ ही रह रहा था क्योंकि उसकी फैमिली अब मर चुकी थी। इस नई जिंदगी में सब एक साथ बहुत खुश थे और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।